सर आप हमेशा से एक टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। आपका 10th में 95% मार्क्स था सीबीएसई में, और आपने सीजीएल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, यूपीएससी भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। आप पहले एसएससी सीजीएल में थे, फिर उसके तुरंत बाद आपने यूपीएससी ईपीएफओ निकाला। इसमें मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैंने एक ही पेज पे नोट कर ली। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सर ने पूरी किताब को छाप दिया है, कहीं कुछ पूरा लिख रहा। तो मेरा डिपार्टमेंट एग्जाम और आपने 2 साल तक लगातार सोशल मीडिया नहीं यूज किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूवी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आए हैं तरुण सर के पास, जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के टॉपर हैं। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी किस तरीके की तैयारी रही, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी। तो सबसे पहले तो सर बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity. It's been my pleasure. And my name is Tarun Agarwal, as you told them. I born and brought up in New Delhi, and I completed my graduation in Electronics and Communication Engineering from Delhi IP University in 2015. Then I worked in TCS as IT analyst for more than 5.5 years. Then I cracked SSC CGL exam and worked in income tax department for more than 2 years. And then I cracked UPSC enforcement officer exam and secured all India rank 67. So this is my base short journey. सर ये तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड है। और सर आपने तैयारी किस तरीके से करी? अभी आपने मेंशन किया कि आपने एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया था जी। तो सबसे पहले तो बताइए एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे रही आपकी? SSC CGL it was a very good journey because and bit challenging also because मैं उस टाइम प्राइवेट जॉब में वर्क कर रहा था एंड जॉब के साथ साथ ही मुझे इसका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट था, लकीली आई क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर कि हमें क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, तो थोड़ा हैप्पीजार्ड मैनर में प्रिपरेशन होती है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट बाय गॉड ग्रेस आई क्लियर्ड इट। अच्छा सर, उसके बाद आप पहले एसएससी सीजीएल में थे, फिर उसके तुरंत बाद आपने यूपीएससी ईपीएफओ निकाला। तो सर ईपीएफओ की क्या आपकी तैयारी रही और किस तरीके का आपका स्ट्रेटजी था उसका पूरा तैयारी का? जी, एनफोर्समेंट ऑफिसर की नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में आई, तो मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो मैंने फॉर्म फिल किया। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। तो स्टार्टिंग में हमें गाइडेंस नहीं मिलती थी क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद हुआ था। देन मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली, कुछ हमारे सीनियर्स की हेल्प ली एंड आईएएस एस्पिरेंट्स की हेल्प ली। तो फिर मुझे पता लगा कि इसके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वो विच आर वेरी सिमिलर टू आईएएस। तो जैसे कि हिस्ट्री में हमें स्पेक्ट्रम यूज़ करनी होती है, एंड आई कैन शो यू दिस पॉकेट साइज बुक, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। एंड पॉलिटी में वी यूज टू रीड लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यस। एंड इसमें जो आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आता है वो एसएससी सीजीएल लेवल का ही आता है, और जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या स्टेट पीएससी की वो सीसेट लेवल का ही आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते। तो उसके लिए व्हाट आई यूज टू डू, जैसे मैंने एसएससी सीजीएल क्रैक करा हुआ है, तो मेरा इंग्लिश में और मैथ्स में एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ब्रेक वन मिथ। लोगों को लगता है कि जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ वही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर मैनी कलीग्स, मेरे इतने कलीग्स हैं जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, इवन दे हैव सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक। एंड कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे एंड यही उनका फर्स्ट एग्जाम था एंड स्टिल दे क्लियर्ड इट वेरी गुड मार्क्स। सो हमें एक प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए एंड अपने ऊपर एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, तो हम ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। अब जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों को मेजरली प्रॉब्लम आती है, जैसे अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, तो उसके लिए मैंने एक करण चौधरी सर की बुक आती है, उसका एक जैसे ये ग्रीन कलर की बुक थी कवर, तो उसका मैं क्या करता था कि मुझे जो भी चीज़ मिलती थी ना, जैसे मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था, टेस्ट सीरीज देता था, तो उसमें मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी तो वो मैं ऐसे नोट कर लेता था इस बुक में। सर आपने इस तरीके से छाप रखा है बुक को। अब जैसे ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सारे पेजेस देखेंगे कि पूरे भरे हुए हैं। अब जैसे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, मर्ज करे थे 29 लेबर कोड्स को 4 में, तो इसमें मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मैंने एक ही पेज पे नोट कर ली, ये इस तरीके से।
अब जितने भी एक्ट्स हैं वो मैंने एक ही पेज पे नोट कर लिया, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपके रिसोर्सेज केटर्ड नहीं होते, बिकॉज आपके पास एग्जाम के टाइम पे आपको सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने होते हैं, तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करो। आपके पास सारा कंटेंट एक ही पेज पे सेव होना चाहिए सारा, तो इससे रिवीजन फास्ट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सर ने पूरी किताब को छाप दिया है, कहीं कुछ पूरा लिख रखा है किताब पे कि जब रिवीजन का टाइम हो तो पूरा सही से देख पाए। देखिए किस तरीके से सर ने पूरा लिख रखा है। और जगह नहीं बची तो आई यूज स्टिकी नोट्स आल्सो। तो सर आप एक चीज तो है, आपने नोटबुक का बचाया है, नोटबुक ना लेनी पड़े, किताब में ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज के लिए मैंने RS अग्रवाल की भी हेल्प ली, एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स की भी हेल्प ली, जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं उनकी भी हेल्प ली। एंड अकाउंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो मैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था तो आई वॉज वेरी डम इन अकाउंट्स रियली। मुझे ये भी नहीं पता था क्रेडिट डेबिट में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए एक TS गरेवाल 11th क्लास की बुक है अकाउंट्स की, दैट इज़ वेरी गुड। एंड 12th में भी सॉल्वेंसी रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज वाला चैप्टर, दैट इज़ आल्सो हेल्पफुल। पार्टनरशिप्स के बेसिक्स कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, राइट। एंड वन मोर थिंग यू विल नोटिस दैट कुछ क्वेश्चंस इसमें काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। जैसे आप मैथ्स में देखिएगा तो कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। ऐसे आप लास्ट ईयर 2017 का अकाउंट्स देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछेंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बिकॉज यूपीएससी की कट ऑफ कभी भी 100% तो जाती नहीं है। अगर आप 65-70% भी मार्क्स लेके आ रहे हो तो यू विल बी द टॉपर। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो कौन से डिफिकल्ट हैं जो आप छोड़ सकें, बिकॉज इतने हाई लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको फिर ग्रेजुएशन लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड फिर आपको जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो नहीं मिलेगा। तो सर आपकी तैयारी के दौरान ऐसा कौन सा क्षण था, ऐसा क्या था जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लगा? देखिए चैलेंजेस तो आते हैं डेफिनेटली, एंड देयर आर सम मोमेंट्स वेयर यू हैव टू टेक द डिसीजन। जैसे कि मैं जब इनकम टैक्स में था तो मेरा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और ये वाला एग्ज़ाम सेम टाइम पे था, एंड उस टाइम पे आई हैव टू टेक अ कॉल कि मैं एक एग्ज़ाम दे सकता हूँ, बिकॉज यूपीएससी ऐसा नहीं है कि आप 4 जगह अपना ध्यान डाइवर्ट करके रखो एंड फिर भी क्लियर हो जाए। तो मैंने वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम छोड़ा, एंड डेट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन, बिकॉज जब मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो एज अ टॉप रैंकर ज्वाइन किया था इनकम टैक्स में, और मैं जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम छोड़े तो मैं अपने बैच में सबसे पीछे हो गया। एंड यू नो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन थोड़े स्लो होते हैं, और उसमें भी अगर आप सबसे जूनियर हो जाओ, अपने बैच में सबसे पीछे हो जाओ, इसका मतलब यू आर गोइंग टू लूज अराउंड 5 to 10 years ऑफ योर लाइफ। सो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। एंड बात रही डाइवर्जन्स की, तो जो नॉर्मल बाकी तो जितने लोग एस्पिरेंट्स करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने अराउंड 2 years तक आई डेंट यूज इट। एंड मूवीज़ का मुझे इतना शौक भी नहीं है, एंड स्टिल मूवीज़ का भी बहुत डाइवर्जन होता है स्टूडेंट्स का। तो लास्ट मूवी मैंने शायद पद्मावत देखी थी, एंड दैट वाज इन 2017, 18, 19। तो सर आज के समय में सोशल मीडिया अगर कोई छोड़ पा रहा है तो इससे बड़ा त्याग क्या होगा? इसका नोटिफिकेशन 2020 में आया था जनवरी में, एंड इसका जो एग्ज़ाम हो पहला प्रीलिम्स वो 2021 में हुआ सितंबर, एंड देन इसके इंटरव्यू हुए वो 2022 जुलाई में हुए। सो इट वाज कम्प्लीटली अ 2.5 years प्रोसेस। तो हमें अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना था उस टाइम पे। अच्छा सर, हम जब यहाँ आ रहे थे तो किसी ने हमें बताया था कि आप जब एग्ज़ाम देने गए थे तब आपकी बहुत तबीयत खराब थी, तो कैसे तबीयत खराब के दौरान आप एग्ज़ाम देने गए? यस। तो आई वांट टू टेल यू दैट कि जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब मुझे उस टाइम पे टाइफाइड था। तो एग्ज़ाम से हार्डली 1 week और 10 days पहले मुझे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड डायग्नोज हुआ। तो मेरी तबीयत तो उससे पहले से ही ख़राब चल रही थी। तो आई वॉज नॉट इवन श्योर कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन उठ भी पाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए, बट लकीली मैं जा पाया एग्ज़ाम लेने। बट उस टाइम पे ये था कि मैं इतनी मेडिसिन, आप 6, 7, 8 टैबलेट्स खाते हैं टाइफाइड में, तो उस वजह से नींद भी बहुत स्लीपी सिकनेस सी फील होती है। तो एग्ज़ाम के टाइम भी, एग्ज़ाम 2 घंटे का था, तो अराउंड 1 hour या 1.5 hour के बाद मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा सा स्लीपी और चक्कर से आने लगे मुझे। तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर मी इन दैट एग्ज़ाम, कि मुझे होश नहीं था कि अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ।
तो अब जब मैंने घर आके कुछ क्वेश्चंस भी देखे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब इतनी सिली मिस्टेक कर दी, ये तो इट्स वेरी सिंपल, जो मैंने एसएससी में ऑलरेडी पढ़ रखा था इतनी बार, तो कुछ क्वेश्चन भी मेरे उस वजह से गलत हुए, बट बाय गॉड ग्रेस आई सिक्योर्ड 67 रैंक। अच्छा सर, ये चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी, मतलब आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी छोड़ दिए इस एग्ज़ाम के लिए, और आपका तबीयत भी ख़राब थी, उसके बाद भी आप देने गए एग्ज़ाम, तो क्या सर आपके दिमाग में था कि मेरा हो जाएगा एपीएफयू में, कुछ था उस समय सर? ये था कि मुझे लगता है कि आप जो चीज़ करो पूरे जुनून के साथ करो और पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करो। मुझे याद है कि जब मैं डिपार्टमेंट एग्ज़ाम छोड़ने का मैंने डिसीजन था, तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट के सारे सीनियर्स ने, एक्चुअली मेरे कजन्स ने, सब ने ये रिकमेंड करा था कि यार यूपीएससी की प्रिपरेशन हर कोई करता है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन रेशियो 0.01% होता है, करेक्ट किसी का नहीं होता, और आपने इतनी मुश्किल से इनकम टैक्स में ये पोजीशन हासिल की है, तो आप ये एग्ज़ाम बिल्कुल मत छोड़ो, साइड बाय साइड दोनों एग्ज़ाम का प्रिपेयर करो। बट उस टाइम पे आपको एक डिसीजन लेना ही होता है, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो दूसरी डाइवर्जन होती है, जैसे सोशल गैदरिंग्स होती हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट होता है, एंड तो वो चीज़ भी थोड़ी सी आपको सेक्रीफाइस करनी चाहिए मेरी राय में तो। एंड मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स की मैरिज मिस करी है, एंड कुछ उनको एक्सक्यूज दे के कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये वो, और ये वीडियो देखेंगे तो दे आर रियली गोइंग टू स्कोल्ड मी, वो बहुत बुरा बोलने वाला है। बट येस, बिकॉज आपको माइंड में वो फ्लो चलना चाहिए, आपका वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। तो सर ये तो वही बात होगी ना कि किसी काम को करने की 1000 वजह हो, ना करने की 1000 वजह हो, लेकिन करने की एक वजह हो तो कर लेते हो उस काम को। जी जी जी। तो ये एक मैं बोलना चाहूँगा कि हम सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें लगता है कि शायद हम ही उन प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। आपके कभी एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की डेथ होगी, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या आपके ब्रेकअप्स हो सकते हैं, आप इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, एंड एट दैट टाइम यू थिंक कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ आ रही है, एंड यू स्टार्ट कर्सिंग गॉड कि ये मेरा एग्ज़ाम टाइम है एंड यू आर गिविंग मी दीज चैलेंजेस। तो आई एम टेलिंग यू, ये प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती हैं, एंड जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है, बिकॉज फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। बिल्कुल सर। तो सर इतना सब करने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आया, तब उस दिन आपका क्या रिएक्शन था? जिस दिन रिजल्ट आया, दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माय फैमिली एंड ऑल माय फ्रेंड्स, एंड जैसे रिजल्ट आया, सबको पता तो था कि यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, एंड जैसे ही तो सबके मैसेजेस आने लगे, कॉल्स आने लगे, तो दैट इज़ वेरी गुड मोमेंट। क्या एक लाइफ होती है ईओएओ की, उसके बारे में सर बताइए आप। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर दोनों एक ही पोस्ट हैं। जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, देन यू वर्क एज अकाउंट्स ऑफिसर, एंड देन व्हेन यू वर्क इन फील्ड यू वर्क एज एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो जब हम ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं ईपीएफओ, तो हम स्टार्टिंग में हर कोई अकाउंट्स ऑफिसर की तरह काम करता है, अराउंड 1 साल या कहीं कहीं 1.5 साल 2 साल, वो आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है, व्हेन यू गेट ट्रेन। एंड जब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो आपकी ऑन फील्ड जॉब स्टार्ट होती है, और ऑन फील्ड जॉब इज एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो सर इसका क्या जॉब का टाइमिंग क्या रहता है? जॉब की टाइमिंग्स 9 to 6, वैसे 9:30 से 5:30-6 बजे तक का टाइमिंग्स रहता है, एंड सैटरडे संडे आर ऑफ। कितना अच्छा है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितनी अच्छी जॉब है। जी जी। और सर इसमें आपकी चूंकि इस बार एपीएफसी की भी साथ में जॉब आई है, तो एपीएफसी और ईओएओ क्या डिफरेंस है सर? जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है, ये हमारी 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और जो आप हमारी एपीएफसी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, हमारी 5400 ग्रेड पे की जॉब है, जो विच इज़ इक्विवेलेंट टू आईएएस आईपीएस। जैसे हम आईपीएस भी ज्वाइन करते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ही ज्वाइन करते हैं, तो विच इज़ इक्विवेलेंट टू दैट। सो एपीएफसी इज़ आल्सो अ वेरी गुड एंड रेप्यूटेड जॉब। यस सर। अच्छा सर, आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, तो तैयारी के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा? आई थिंक ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे, एंड मैं ये बात ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो सेल्फ डाउट हर किसी को आएगा, आपको बहुत लगेगा कि शायद ये मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सिलेक्शन रेशियो 0.01% होता है, तो आपको आती है डाउट।
तो इसके लिए सबसे पहले आप यही कर सकते हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करी थी। आप अपना वो रीज़न ढूंढिए। एंड व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ आई यूज़ टू डू मेडिटेशन, जैसे रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद। तो एक बीके शिवानी दीदी हैं यूट्यूब पे, उनके मेडिटेशन आई यूज़ टू फॉलो हर एंड आई एम फॉलोइंग हर फॉर मोर देन 2 years। एंड और भी जितने मेडिटेशन के रिसोर्सेज मुझे मिलते थे, लेट्स मेडिटेट ऐप आती है एक, तो आई यूज़ टू मेडिटेट। एंड थोड़ी फिजिकल हेल्थ के लिए मैं जिम के टच में रहता था थोड़ा सा। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ आपको दोनों पे ही वर्क करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सर जैसा कि आपने बताया मेडिटेशन करते थे, बड़ी अच्छी चीज़ है। आजकल विद्यार्थी जो डिप्रेशन का शिकार है उनको भी करना चाहिए जी। तो सर क्या आपने गेम्स खेलना पसंद करते थे आप? गेम्स तो मुझे इतने नहीं, मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करता था। आउटडोर एक्टिविटीज़ के रिप्लेसमेंट में आई यूज़ टू विजिट जिम, तो उसमें मैं लाइट एक्सरसाइज करता था, नॉट फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पस बट टू स्टे फिट। आपका इंटरव्यू का क्या प्रिपरेशन था और कैसे आपने इंटरव्यू को फेस किया, और क्या आपकी एक मेमोरीज हैं उस इंटरव्यू की, और क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे उनके लिए जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम बिकॉज 25% वेटेज होता है। एंड यहाँ पे एक एक एग्ज़ाम, एक एक मार्क्स पे यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 रैंक पीछे होती हैं। तो इंटरव्यू को हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए व्हाट आई यूज़ टू डू, मैंने कम से कम 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे विच इज़ कंडक्टेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। एंड which I used to do is mirror practice which benefits me a lot। एंड हमने क्या किया था, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था टेलीग्राम पे, जो इंटरव्यू अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे, तो हम 1-to-1 मॉक कंडक्ट करते थे जूम सेशन पे या किसी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू, आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लिया करते थे। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। सर आप हमेशा से एक टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, आपका 10th में 95% मार्क्स था सीबीएसई में, और आपने सीजीएल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, यूपीएससी भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। लेकिन सर जो विद्यार्थी किसी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते या रह जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि वो डिमोटिवेट ना हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क एंड परसिवियरेंस आर द गोल्डन कीज फॉर एनी एग्ज़ाम। एंड आप कभी भी डीमोटिवेट मत फील हो, आप कभी भी सेल्फ डाउट मत करो, बिकॉज लकीली आई क्रैक्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बट आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली कि हर कुछ दिन बाद मुझे ये ज़रूर लगता था कि यार मैंने जो डिसीजन लिया है, मैंने जो सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम छोड़ रहा हूँ, क्या मैं इसमें सक्सेस पा पाऊँगा? तो ये सेल्फ डाउट हर किसी में आता है। तो जब भी आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं भी क्लियर हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गलतियों को पहचानें, उसको कुछ दिन रिलैक्स करें, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वो रीज़न सोचे कि आप इस जर्नी में आए क्यों थे। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड, बिकॉज जब आपका रिजल्ट आता है तो उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए एंड हिम्मत मत हारिए एंड दोबारा ट्राई कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस।